हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ एंड वेयर ऑफ लिटरेचर रिव्यू पार्ट 1। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो यहाँ पर कुछ 13 पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट इज डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन और टॉपिक क्लियरली। नेक्स्ट, use scholarly databases and search engines. Next, keywords and Boolean search strategies. Fourth is consult bibliographies and citation networks. Fifth is library catalogs and institutional repositories. Next is books and book chapters. Next, review articles and meta-analysis. Eighth is gray literature. Next, books and thesis. Next is consult expert and researchers. 11th is use reference management tools. 12th is evaluate quality and relevance of sources. 13 is organize the literature. चलिए हम हमारे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, which is define your research question or topic clearly. जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी बात करी है कि बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च हमें हमारे रिसर्च टॉपिक के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें हमारे रिसर्च टॉपिक पे क्लैरिटी होगी तभी हम उससे रिलेटेड कंटेंट जो है या फिर लिटरेचर जो है वो रिव्यू कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी रिसर्च में किसी चीज़ का इम्पैक्ट स्टडी करना चाहते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, तो आपको ये सब पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि आप किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। इम्पैक्ट तो किसी भी चीज का कई तरीके का हो सकता है, तो आप साइको सोशल, मॉनिटेरियल या किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो पढ़ना चाहते हैं, ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपको कंटेंट कलेक्ट करने के अंदर या कंटेंट रिव्यू करने के अंदर काफी आसानी रहेगी कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो कहाँ लाया करता है और आप किस तरीके की चीज पढ़ने जा रहे हैं। So before starting searching for resources, make sure your research questions or topic is well defined. This will help you filter through the vast amount of information available. क्योंकि information जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो बहुत ही वास्ट है, तो उसके अंदर आपको कई सारे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपने पसंद का जो टॉपिक है उसे ढूंढ पाएं। Consider breaking the question into smaller components or sub questions to focus your search. तो आप अगर स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर या फिर सब क्वेश्चंस के अंदर अपनी रिसर्च को डिवाइड कर देंगे तो आपको सारी चीजें पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी और आप अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सेकेंड इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यूज स्कॉलरली डेटाबेसेस। सो हियर मैंने कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ जो डेटाबेसेस हैं उन्हें हाईलाइट किया है कि आप अपना कंटेंट जो है वो कहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए, कई सारे डेटाबेसेस और कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिस पे आप रिसर्च पेपर ढूंढ सकते हैं या कोई आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन सोशल साइंसेस को अगर दिमाग में रखते हुए हम हमारा कंटेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल स्कॉलर, जॉस्टर, स्कोपस, लाइब्रेरी डेटाबेसेस ये जो है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। गूगल स्कॉलर पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे गूगल स्कॉलर को सर्च करिए और वहां अपने टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें क्वेश्चन पुट करिए और आपको रेलेवेंट रिसोर्सेज जो हैं वो आपको व्यू हो जाएंगे। फिर उसमें आप जितने भी उससे रेलेवेंट या फिर उसके नियर बाय रेलेवेंट जो चीजें हैं उनको पढ़िए, आर्टिकल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, तो आपको समझ में आएगा कि पहले जो है उस टॉपिक पे कितना काम हो रखा है और वहां पे गैप्स क्या हैं, उसमें गैप्स क्या आ रहे हैं जिन पे काम अभी तक नहीं हुआ है। तो गैप्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल गैप्स हो सकते हैं कि कोई रिसर्च जो है वो एक पर्टिकुलर सिटी पे हुई है लेकिन दूसरी पे नहीं हुई, तो आप अपनी सिटी में वो रिसर्च कर सकते हैं कि उस पर पहले रिसर्च नहीं है। और कोई ऐसा वेरिएबल है जिसपे जैसे साइको सोशल इम्पैक्ट पढ़ लिया है लेकिन सोशल इम्पैक्ट नहीं पढ़ा या मॉनिटेरियल इम्पैक्ट नहीं पढ़ा, तो आप वो भी कर सकते हैं कि पहले पहले ऐसी स्टडीज हो रखी है लेकिन जो आप कर रहे हैं वैसी स्टडी पहले नहीं हुई है। जितना आपकी रिसर्च अलग होगी
जो पहले रिसर्च हो सकती है वो उतना हेल्पफुल होगी पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और बाकी वो जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर आपकी रिसर्च अलग है बाकी हो चुकी रिसर्च या स्टडीज से, तो वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर या फिर दूसरे स्कॉलर्स के लिए या फिर दूसरे लोग जो वैसे ही टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और वहां पे आपको चांसेस मिलेंगे ज्यादा साइटेशंस के, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका काम जो है वो रिव्यू करेंगे। अब जॉस्टर, गूगल स्कॉलर मैंने आपको बताया, जॉस्टर वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड सिमिलर डिसिप्लिन के लिए यूज होता है। उस पर सोशल साइंसेज से रेलेवेंट काफी डेटा आपको मिल सकता है और ये काफी ट्रस्टफुल जो प्लेटफॉर्म है। स्कोपस, स्कोपस भी काफी एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट, साइटेशन, डेटाबेस और काफी ही अच्छे कंटेंट जो है मिल जाता है और इजीली मिल जाता है, बस आपको ढूंढने ढंग से आना चाहिए। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको समझ में आने लग जाएगा, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो बस आपको फोकस्ड रह के अपने रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करके, उसके वेरिएबल्स डिसाइड करके उन पे काम करने की जरूरत है, तो आपको काफी कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। Next is library databases. Many universities provide access to specialized databases like ProQuest, SpringerLink and Wiley Online Library. अब जैसे आपने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है, तो यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे जो पेड डेटाबेसेस हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर उनको परचेज कर लेते हैं, ताकि उनके रिसर्चर्स को या फिर उनके स्टूडेंट्स को डेटा फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये आप अगर इनिशियली अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर लेंगे कि उन्होंने कौन से डेटाबेसेस सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो आप उसमें अपना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कंटेंट काफी हद तक ढूंढ पाते हैं, जो कि आप वो पेड है और आपको फ्री सर्च में अगर आप नॉर्मली उस पर सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिलता। लेकिन आपकी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है या फिर उसको परचेज कर रखा है, तो वहां आपको कंटेंट मिल जाएगा। कई बार हम पेपर ओपन करने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि वो लॉक्ड होते हैं। बट जब आप यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं और आप उन्होंने जो है डेटाबेसेस को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वहां आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती और आप अपना कंटेंट आराम से ढूंढ सकते हैं। थर्ड इज कीवर्ड्स एंड बुलियन रिसर्च स्ट्रेटेजीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीवर्ड्स, जैसे आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाकर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब चीजों को संक्षेप करना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा। आपको ऐसे पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे जैसे एंड, और, नॉट, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या उसके अलावा क्या चाहते हैं। ये सब चीजें अगर आपको पहले ही पता है कि मेरे को ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बुलियन ऑपरेटर्स के अंदर क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, कि आप क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर दोनों पे ही बात करना चाहते हैं, तो वैसा कंटेंट आपको व्यू हो जाएगा। सेकंड इज और, कि टू वाइडन योर सर्च, एग्जाम्पल एआई और मशीन लर्निंग, या तो ये या फिर ये, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नॉट, टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक टर्म्स जैसे मार्केटिंग नॉट डिजिटल, कि आप मार्केटिंग के बारे में तो पढ़ना चाहते हैं बट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं काम करना चाहते, आप सिर्फ मार्केटिंग चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स या बुलियन ऑपरेटर्स यूज करके आप अपने पसंद का कंटेंट ढूंढ सकते हैं और उसको आसानी से रिव्यू कर सकते हैं। तो वहां पे ऑप्शन दे रखा होता है, जैसे अगर मैं सिर्फ गूगल स्कॉलर की बात करूं तो गूगल स्कॉलर पे वो आपसे कीवर्ड्स मांगते हैं, तो ऐसे आप कीवर्ड्स को एक बार अप्लाई करना अगर सीख जाते हैं तो काफी आपको कंटेंट निकालने के अंदर आसानी रहती है। फोर्थ इज कंसल्ट बिब्लियोग्राफीज एंड साइटेशन नेटवर्क्स। अब बिब्लियोग्राफीज क्या होती हैं, देखिए किसी भी रिपोर्ट के एंड में या फिर जब आपने डिसर्टेशन बनाया होगा तो आप उसमें बिब्लियोग्राफीज लिखते हैं कि आपने जो ये कंटेंट है वो कहाँ से लिया है, या फिर साइटेशन नेटवर्क्स आप डालते हैं। तो फर्स्ट लुक एट द रेफरेंसेस ऑफ की आर्टिकल्स एंड बुक्स दैट आर हाईली रेलेवेंट टू योर टॉपिक। Often seminal works will lead you to more articles or books on the subject. Use citation tools like Scopus or Google Scholar to explore how frequently an article has been cited and which later researcher has built upon it. This can help you identify important studies in the field. Cited by and related articles, features on platforms like Google Scholar or Scopus can help expand your research. तो रेफरेंसेस के अंदर आपको मदद मिलेगी, जैसे आप अपना एक आपने रिसर्च पेपर जो है वो रिव्यू किया,
आपने वो पूरा टॉपिक पढ़ लिया और आपको लग रहा है, आपने पूरा वो रिसर्च पेपर पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि ये आपके टॉपिक से काफी रेलेवेंट है, तो जो वो जिन्होंने वो रिसर्च पेपर लिखा है उन्होंने भी डेफिनेटली वो कहीं से लिया, कहीं से पढ़कर आइडिया लिया होगा या फिर अपना कुछ नया बनाया होगा, लेकिन उन्होंने हेल्प तो डेफिनेटली कहीं से ली होगी। अपने आप अपने काम जब रिसर्च करते हैं वो आप अपने दिमाग से लिखते हैं, बट आपको उससे पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब एट द एंड रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफीज देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन सा आर्टिकल्स पढ़े हैं, और आप जब उसके डिटेल में जाएंगे उन आर्टिकल्स की, तो वो भी अगर आपको जैसे रेलेवेंट लग रहे हैं तो वही आपको लीड करते जाएंगे और कंटेंट की तरफ, मतलब और ऐसे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की तरफ जहाँ पे आपको अपने ही टॉपिक से रेलेवेंट काफी और स्टफ जो है, जो कंटेंट है वो मिल सकता है। तो ये चीज आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, आपको ज्यादा फिर उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पाथ को होल हार्टेडली फॉलो करते हैं। अब साइटेशन नेटवर्क क्या होता है? जब आप रेफरेंसेस में किसी का आर्टिकल, आपने कहीं से हेल्प ली है, कोई आर्टिकल आपने पढ़ा या कोई रिसर्च पेपर आपने पढ़ा, तो कितने वो उसकी क्वालिटी कैसे पता चलती है कि उस पर कितने साइटेशन जो है वो उसको कितनी बार साइटेड है, कि कितने लोगों ने पढ़ा है। साइट करना मतलब होता है कि कितने लोगों ने अपने रेफरेंस के अंदर या अपनी बिब्लियोग्राफीज में उसका जिक्र किया है। ठीक है, हमें एथिकली काम करना होता है, तो हम जो जिसका भी रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिन ऑथर ने वो लिखा हुआ है, तो वो जब हम कि हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से या रिसर्च पेपर से हमने हेल्प ली है और वो हम साइट करते हैं कि अपने रेफरेंस में कि ये वहां से लिया गया है, तो वो एक कुछ नंबर वहां पे आते हैं कि 1 2 3, वो फिर जितनी बार भी साइट हुआ होता है वो रेफरेंसेस में आ जाता है, तो उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है, कितना अच्छा आर्टिकल है और इसने कितने लोगों को हेल्प करा है उनके रिसर्च के अंदर। तो उसी से आप क्वालिटी डिसाइड करते हैं। तो गूगल स्कॉलर पे, स्कोपस पे आपको इस तरीके के काफी साइटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो उनके बिगनिंग में ही लिखा होता है या फिर एंड में लिखा होता है कि वो कितनी बार साइटेड है, तो आपको उसकी क्वालिटी आर्टिकल की उसी से पता चल जाएगी। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी, कैटलॉग्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो वहां पे डेफिनेटली उनके कुछ थीसिस और लाइब्रेरी कैटलॉग्स होंगे जहां पे आपको काफी सारा कंटेंट मिलने की संभावना है। So use your university or institution's library search tool to access books, journal articles, dissertations and conference papers. Many institutions provide access to paywall materials. जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए चीजें पेड हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बता देते हैं कि हमने ये जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं परचेज कर रखे हैं, ताकि उनके रिसर्चर और स्कॉलर्स को काफी हेल्प मिल जाती है उस चीज से। तो आप उसको बिल्कुल यूज करें क्योंकि उसमें काफी अच्छा कंटेंट होता है। Second is open access repositories. Search for open access versions of articles through repositories like PubMed Central, Doge, ResearchGate और Academic Edu. तो इसमें क्या होता है, इसमें काफी सारे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारे जर्नल्स जो हैं, काफी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, तो कोई भी उनको व्यू करके और कंटेंट कलेक्ट कर सकता है, अपनी स्टडी के लिए जो है यूज कर सकता है। तो ये भी काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो रिपोजिटरीज भी आप यूज कर सकते हैं और अपने लाइब्रेरी कैटलॉग्स भी आप यूज करेंगे, तो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ जो कंटेंट है अपने रिसर्च के लिए वो मिल जाएगा। सिक्स्थ इज बुक्स एंड बुक चैप्टर्स। अब जब आप रेफरेंसेस के अंदर आप पूरा अगर आपने पूरी बुक यूज करी है, कि आपकी पूरी ही बुक जो थी वो आपके टॉपिक से या रिसर्च क्वेश्चन से रेलेवेंट थी, अगर आपने वो पूरी यूज करी है तो आप वो पूरी बुक का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपके उस बुक में से कुछ चैप्टर्स यूज करे हैं, तो आप चैप्टर या फिर पेज नंबर उसके अंदर साइट जो है पेज नंबर जो वहाँ पे, जैसे पेज 1 से 10 जो है वो आपके काम का था और आपने फलाना बुक में से वो लिखा है या फिर उनमें से हेल्प ली है। तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल बुक्स हो गया, वर्ल्ड कैट हो गया। सो गूगल बुक्स, गूगल अगेन बहुत हेल्पफुल है किसी भी रिसर्चर के लिए। सो अ यूजफुल टूल फॉर फाइंडिंग बुक्स एंड प्रिव्यूइंग देयर कंटेंट। WorldCat, a global catalog of library collections useful for finding books and research materials that may not be available in your local library. So check specialized publisher websites in your field. जो भी आपका फील्ड है उनमें आप उसके अंदर सर्च कीजिए
कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा. सो लुक फॉर बुक चैप्टर्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट मे नॉट बी फुली कवर्ड इन जर्नल आर्टिकल्स. कई बार होता है कि पूरे टॉपिक्स कवर्ड नहीं होते, लेकिन अगर आप बुक ढूंढ लेंगे तो उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज उसमें से पिक करनी है. तो कई जैसे नए टॉपिक्स होते हैं, जैसे एआई हो गया, उस पर बहुत सारी बुक्स नहीं है, तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करने के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे तो वही आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा. कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स हो गए तो उनमें आपको कई बार बुक्स मिलने के चांसेस होते हैं. तो आपका जो एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो काफी ही डाइवर्स होना चाहिए. उसके अंदर आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ये सब अगर वो मिक्स होकर होगा ना, तो आपको एक विजन मिलेगा जो कि सारे ही डायमेंशंस को कवर कर रहा होगा. अगर आप सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़ते जाएंगे तो फिर एक सेलेक्टिव ओपिनियन आपका बन जाएगा. लेकिन जब आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर काफी डाइवर्स होगा कि आपने सारी चीजें यूज करी हैं. सो वर्ल्ड कैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कैटलॉग है, लाइब्रेरी कलेक्शन है काफी तरीके का. तो वहां पर भी आपको बुक्स सर्च करने के अंदर या फिर रिसर्च मटेरियल सर्च करने में काफी हेल्प मिल जाती है, जो कि आपकी लोकल लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल नहीं होता. एक और चीज है NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. वहां पे भी आपको काफी कंटेंट मिल सकता है. ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के पास में NDLI का सब्सक्रिप्शन होता है, वो उसको यूज करती हैं. इवन आप भी उसको यूज कर सकते हैं. तो वहां पे भी काफी सारा जो मटेरियल है आपको मिल जाता है. तो आप ये फोकस करें कि आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो आपको आपकी रिसर्च के अंदर हेल्प करने में काफी अच्छा रहता है. तो आप पहले प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लीजिए, वो धीरे धीरे आप कर लेंगे. पहले अपना टॉपिक और क्वेश्चन को इस तरीके का रखिए कि वो आपको ज्यादा ही, कई बार कोई ऐसा टॉपिक आप चूज कर लेते हैं जिसके ऊपर कंटेंट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती है कि आपको वो मिल ही नहीं रहा है. लेकिन वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है. जब किसी चीज पे आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा और बहुत लिमिटेड अगर उस पर कंटेंट है, तो मतलब वो टॉपिक बिल्कुल रिसर्च करने लायक है और रिसर्च किया जाना चाहिए. लेकिन उसके साथ अपने चैलेंजेस होते हैं. अगर आप एक स्मूथ रिसर्च चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा टॉपिक चूज करिए कि जो आपके रिसर्च के अंदर बहुत हिंड्रेंसेस ना आए और वो इजीली हो जाए. तो ये आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ लाया करता है. जितना कम कंटेंट किसी टॉपिक पे है, वो टॉपिक उतना रिसर्च करने के लायक है. बट वो दैट इज टोटली ऑन यू. तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है. नेक्स्ट इज रिव्यू आर्टिकल एंड meta-analysis. Review articles. So review articles and meta-analysis can provide comprehensive overviews of existing research in a specific area. These are often published in high-impact journals and are an excellent starting point for understanding the landscape of research on a topic. Use the search terms systematic review or meta-analysis along with your keywords to find search articles. Meta-analysis एक point है जो काफी सारी स्टडीज के अंदर से कुछ स्टैट्स कलेक्ट करता है. तो अगर आप ऐसा कीवर्ड यूज करते हैं तो उसको आपको अपने टॉपिक के लिए काफी सेग्रीगेटेड जो डेटा है वो मिल जाता है. तो अगर आप मेटा एनालिसिस लिखकर या फिर सिस्टमैटिक रिव्यू जो लिखकर अपना डेटा जो है वो सर्च करते हैं, वो अपना कंटेंट सर्च करते हैं, तो भी आपको एक काफी ब्रीफ रिसर्च या फिर आपको ऑन पॉइंट जो है कंटेंट मिल जाता है. तो आपको बार बार बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ता अपने टॉपिक से, कि आप जो चाह रहे हैं वही चीज आपको मिल जाती है. और कंपैरिजन पे अगर कोई चीज मिलती है, अगर वो वेल कंपेयर्ड है पहले ही, तो आपको काफी मदद मिल जाती है. एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. और रिसर्च के अंदर, PhD के अंदर टाइम सेव करना, टाइम मैनेज करना ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप स्मार्टली काम करेंगे, यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एक बैलेंस जरूरी है रिसर्च में. तो आप दोनों चीजों को एक मध्य नजर रखते हुए अगर काम कर रहे हैं तो चीजें सही चलती है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. और एक और चीज, अगर आपके कोई सजेशंस हैं जो आप हमें देना चाहते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है या फिर आपको किन चीजों में कंफ्यूजन है, तो आपके ये सारे ही कंसर्न जो हैं वेल इनवाइटेड है. आप प्लीज बिल्कुल बताइए. सो थैंक यू सो मच.